हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स देखे हैं। उसको ब्रीफली डिस्कस करने के बाद एक टाइप को हमने स्टार्ट किया था आइडियोसेकल ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है। और आइडियोसेकल ट्यूबरकुलोसिस में हमने 3 पार्ट्स में इसका डिस्कशन किया। एक तो हमने देखा अल्सरेटिव का, दूसरा देखा हमने हाइपरप्लास्टिक और तीसरा देखा अल्सरो हाइपरप्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा कि कैसे ये ट्रांसफर होता है हमारे लंग्स के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में, या फिर कोई प्राइमरी फोकस होता है जैसे कि हमारा हाइपरप्लास्टिक है, तो हाइपरप्लास्टिक में एक्चुअली प्राइमरी फोकस हमारे इंटेस्टाइन में है। तो इसीलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये कौन से टाइप में यहाँ पर आता है। अगर हम लोग अल्सरेटिव की बात करते हैं तो उसका प्राइमरी फोकस लंग हो सकता है। अगर हम लोग हाइपरप्लास्टिक की बात करते हैं तो उसका प्राइमरी फोकस हमारे इंटेस्टाइन होता है। तो हम लोगों को टाइप अगर याद आते हैं तो उसका फोकस भी हम लोगों को क्लियरली नजर आएगा। अब उनने उसके क्लिनिकल फीचर देखे, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन मोस्टली जो इंटेस्टाइनल टाइप होते हैं उसमें कोलिकी पेन होता है, और जो मेजेंट्रिक टाइप होता है उसमें डल टाइप ऑफ पेन होता है। उसके बाद में पेशेंट में और क्या सिम्टम मिलते हैं, जैसे कि डायरिया है, फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ वेट है, ठीक है। ये सिम्टम्स हम लोगों को कॉमनली देखने को मिलते हैं। पेशेंट में ब्लडिंग होती है, अगर डायरिया होता है तो उसके साथ साथ कभी कभी ब्लड निकलता है, जो कि अल्सरेटिव टाइप का स्पेसिफिक सिम्टम है। तो ये पूरा हमने अभी तक डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में उसका आगे का पार्ट, मतलब उसके इन्वेस्टिगेशन क्या करने होंगे और हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे करना है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अल्सरेटिव देखा, अल्सरेटिव का प्राइमरी फोकस लंग होता है। तो लंग के लिए हम लोगों को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, बेसिक है चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर कोई पेशेंट का, तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि कोई पेशेंट ऐसा है जो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन लेके आ रहा है, लेकिन उसमें अगर अल्सरेटिव है तो उसका चेस्ट एक्सरे अगर हम लोग करते थे, यहाँ पर हम लोगों को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के भी कंपोनेंट दिखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग चेस्ट एक्सरे देखते हैं पेशेंट का, तो प्राइमरी फोकस इसका लंग होता है, ठीक है। प्राइमरी फोकस जो होता है वो लंग होता है, और सेकेंडरीली यहाँ पर इंटेस्टाइन में हम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस का कंपोनेंट मिला। तो ये भी यहाँ पर क्लियर होगा। अगर यहाँ पर कोई प्राइमरी फोकस हम लोगों को नहीं मिला, और पेशेंट में तो सिम्टम है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की, हम लोगों को कंडीशन लग रही है, पेशेंट में लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, यूएसआर बढ़ा हुआ है, ये कुछ सिम्टम्स या फिर ऐसे कुछ साइंस है जिससे कि हम लोग एक क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस करते हैं कि एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन अगर हम लोग चेस्ट एक्सरे करते तो उसमें हम लोगों को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब लंग में कोई फोकस नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को ये नजर आएगा, या फिर हम लोगों को ये डायग्नोसिस करना है इसका प्राइमरी फोकस ही एक्चुअली एब्डोमेन होता है, ठीक है। दूसरी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग मोन्टॉक्स टेस्ट, कॉमन टेस्ट हम लोगों को पता है। जब हम लोग ट्यूबरकुलोसिस पढ़ते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस में ये मोस्ट कॉमन हम लोगों को देखने मिलती है। लेकिन कभी कभी आजकल जो एडवांसेस हुए हैं तो मोन्टॉक्स कोई प्रीफर नहीं करता है। जनरली अगर कोई पेशेंट एब्डोमिनल मास लेके आएगा तो हम लोग एफएनएससी प्रीफर करते हैं। लैप्रोस्कोपी के लिए हम लोग उसका जो बायोप्सी लेते हैं वो भी हम लोग प्रीफर करते हैं, या फिर जो एसाइटिस के टाइप होते हैं, एसाइटिस के पेशेंट होते हैं, इसमें एसाइटिक फ्लूइड हम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि मोन्टॉक्स टेस्ट का स्पेसिफिसिटी थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू रिसेंट एडवांसेस। जैसे कि हम लोग सीबिन ऐड करते हैं किसी पेशेंट में, ठीक है, उसके बाद में जीन एक्सपर्ट करते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट अभी तक डेवलप हुए हैं उसमें मोन्टॉक्स टेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। कर सकते हैं मोन्टॉक्स टेस्ट भी हम लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम लोग मोन्टॉक्स टेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर मोन्टॉक्स के लिए लिक्विड यूज करते हैं, तो वही अगर हम लोगों को यहाँ पर एलिवेशन नजर आता है हाथ पे, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो एलिवेशन अगर नजर आएगा तो हम लोगों को क्लियर कट नजर आएगा कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। हम लोग जब सीबीसी करते हैं तो सीबीसी के साथ एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट भी देखते हैं, ठीक है। तो ईएसआर हम लोगों को यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखेगा। दूसरी चीज हम लोगों को यूएसजी एब्डोमेन करना है। अब यूएसजी एब्डोमेन का यहाँ पर इंडिकेशन क्या है, क्यों करना है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसमें आसाइटिस है, ठीक है, आसाइटिस डेवलप हुआ है, वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके साथ में पेशेंट में अगर हम लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे भी यूएसजी एब्डोमेन काम आएगा। दूसरी चीज, लीवर में अगर कोई पैथोलॉजी है, उसके साथ साथ लीवर में कोई फोकस है, ये भी नजर आएगा। स्प्लीन में कोई फोकस है, ये भी नजर आएगा। फीमेल पेशेंट में बात करते हैं, अगर हम लोगों को यहाँ पर जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें कोई फोकस होगा,
ट्यूबरकुलोसिस का वो नजर आएगा। तो इसीलिए हम लोगों को अदर पैथोलॉजी देखने के लिए हम लोग को यूजी एब्डोमेन करना है। उसके साथ साथ अगर आइलियोसेकल जंक्शन हम लोग इसको क्लियरली देखेंगे, यहाँ पर मास होगा या फिर कोई यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे, तो हम लोग क्लिनिकली भी इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजी एब्डोमेन। ठीक है, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन हम लोगों को क्यों करना है, ये इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन भी हम लोग इसको कहते हैं। इरेक्ट एब्डोमेन एक्सरे क्यों करना है, मान लो कोई पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का है या फिर परफोरेशन का है, कोई कैल्सिफाइड मास बना है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कैल्सिफिकेशन होता है, तो कैल्सिफाइड मास हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कट नजर आएगा जब हम लोग प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, परफोरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कैल्सिफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन एक्सरे एब्डोमेन विच इज ऑल्सो नोन एज इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन। ठीक है, तो एक्सरे एब्डोमेन भी हमारा एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जब हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर परफोरेशन यहाँ पर डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी। अब जब कोई पेशेंट ऐसा होगा कि जो एब्डोमिनल मास की कंप्लेन होता है, अब मास एक्चुअली में कहाँ पर है, अगर आइलियोसेकल रीजन में है या फिर उसके आगे है या और कहीं हो, तो उसमें पेशेंट में हम लोगों को कभी कभी ब्लडी डायरिया या फिर ब्लड इन द स्टूल मिल सकता है। तो ऐसे टाइम पे अदर पैथोलॉजी एक्सक्लूड करने के लिए, जैसे कि अब हम लोग ब्लडी डायरिया कहते हैं या फिर हमारा ब्लड होता है स्टूल में, तो हम लोग जनरली पैथोलॉजी कंसिडर करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, क्योंकि जो भी फ्रेश ब्लड होगा वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से आएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं तो अदर कंडीशन जैसे कि क्रॉन्स डिसीज है, ठीक है, क्रॉन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये जो ऐसे कंडीशंस है ये हम लोग इससे इवेल्युएट कर सकते हैं कि कोलोनोस्कोपी में हम लोगों को एग्जैक्टली क्या दिखेगा। दूसरी चीज कोलोनोस्कोपी का फायदा क्या है, जब हम लोग कोई पेशेंट ऐसा देखते हैं जिसमें एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है, अब कोलोनोस्कोपी जब करेंगे तो कोई मास अगर दिखा यहाँ पर तो उससे हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या ले सकते हैं, बायोप्सी लेके उसका फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए कोलोनोस्कोपी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम लोग पेशेंट में कोई सीए की कंडीशन भी यहाँ पर एक्सक्लूड करना चाहेंगे, मतलब पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस भी है और कार्सिनोमा भी है, तो कार्सिनोमा भी हम लोग कोलोनोस्कोपी से डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कोलोनोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये भी कब काम में आएगा जब आपको कोई कंडीशन यहाँ पर डायग्नोसिस नहीं हो रही है और आप डायलेमा में हो कि यहाँ पर और क्या पैथोलॉजी हो सकती है, तो कोलोनोस्कोपी भी आपको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, कैप्सूल एंडोस्कोपी एक्चुअली में जब हम लोगों को डायग्नोसिस नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली पैथोलॉजी कहाँ है, तो कैप्सूल एंडोस्कोपी एक अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन है। जब हम लोग कैप्सूल एंडोस्कोपी करेंगे तो हम लोगों को पूरी क्लियर इमेजेस मिलती है ताकि हम लोग इसका अच्छे से डायग्नोसिस कर सकें। ठीक है, एफएनएसी ले सकते हैं। अगर मान लो कोई पेशेंट है एब्डोमिनल मास लेके आ रहा है और वो मास अगर आपको क्लिनिकली पाल्पेट हो रहा है तो आप उससे एफएनएसी भी ले सकते हैं, यूएसजी गाइडेड ले सकते हो, या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्टली भी एफएनएसी से ले सकते हैं। ठीक है, अब रिसेंट एडवांसेस में हम लोग अगर देखेंगे तो लैप्रोस्कोपी का भी बहुत यहाँ पर फायदा हो सकता है जब हम लोग इसको डायग्नोस्टिक लैब कर सकते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक लैब का मतलब क्या है कि अगर कोई पैथोलॉजी हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, तो यहाँ पर लैप्रोस्कोप डाल के या फिर जब हम जो स्कोप भी कहते हैं, तो एक स्कोप डाल के हम लोग एक छोटे से इंसिजन से पूरा एब्डोमिनल कैविटी हम लोग एसेस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पैथोलॉजी कहाँ है। ठीक है, तो इसीलिए लैप्रोस्कोपी एक बेस्ट ऑप्शन है हमारी डायग्नोसिस में या फिर क्लिनिकल हम लोगों को कंडीशन समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर असाइटिस है या फिर कोई फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, उसके साथ साथ हम लोग अगर देखेंगे कोई पस कलेक्शन भी हुआ है, तो डायग्नोस्टिक के साथ साथ लैप्रोस्कोपी को हम लोग एज अ थेरेपेटिक यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मान लो कि कोई यहाँ पर कोई नोड्यूल बना है, मास फॉर्म हुआ है, तो उससे भी बायोप्सी अगर लेनी है तो हम लोग लैप्रोस्कोपी के थ्रू ये बायोप्सी ले सकते हैं। इसीलिए इसका थेरापेटिक भी यूज है और डायग्नोस्टिक भी यूज है। ठीक है, तो ये लैप्रोस्कोपी हुआ। अब उसके बाद में अगर हम लोग दूसरा इन्वेस्टिगेशन देखेंगे ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनोस्कोपी, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीज करेंगे। जैसे कि कोई इंसिजन लेंगे हम लोग, उसमें से स्कोप डालेंगे और पूरा पेरिटोनियल कैविटी अच्छे से एसेस करेंगे कि इसमें क्या क्या पैथोलॉजी हम लोगों को मिलती है। बायोप्सी करेंगे, जो भी मास मिल रहा है हम लोगों को उसका बायोप्सी करेंगे, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि
इसका एक्चुअली में डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड हम लोगों को एनालाइज करना है। जो पेशेंट एसाइटिक के होते हैं, क्रोनिक एसाइटिस है जिसमें, तो हम लोगों को उसमें ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर पेशेंट में वेट लॉस की हिस्ट्री है, लॉस ऑफ एपेटाइट की हिस्ट्री है, ASR बढ़ा हुआ है, ऐसी कुछ कंडीशन हम लोगों को मिलती है, तो एसाइटिक फ्लूइड हम लोगों को एनालिसिस के लिए भेजना है। और एसाइटिक फ्लूइड में हम लोगों को ADA देखना है। ठीक है, ADA देखना है, उसका प्रोटीन्स देखने हैं। ठीक है, प्रोटीन्स देखने हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ADA की, इसमें हम लोगों को कंपेयर किससे करना है, एक तो हमारा एसाइटिक फ्लूइड से और दूसरा होता है हमारा ब्लड मतलब सीरम से। ठीक है, सीरम से। ठीक है, सीरम से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो ADA होता है हमारा एसाइटिक फ्लूइड में एक्चुअली 32 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अगर ये होता है, ठीक है, सॉरी 33, अगर ये 33 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के ऊपर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ट्यूबरकुलर है। अगर इसका सीरम के साथ अगर कंपेयर करें हम लोग, तो सीरम का अगर हम लोग ADA देखेंगे तो वो अगर 42 होता है, 42 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अगर ये होता है या फिर इससे ज्यादा होता है, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एब्डोमेन है। ठीक है, तो इसीलिए एसाइटिक फ्लूइड में हम लोगों को ADA देखना है। उसके बाद में उसका रूटीन भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसमें हम लोग प्रोटीन, शुगर, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखे अभी तक, जिसमें कि हमने पूरे एक्सरे से लेके हमारे एंडोस्कोपी तक का पार्ट देखा है, उसमें सबसे बेस्ट जो चीज है अभी तक वो है हमारा CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, इसीलिए हम लोगों को कोई प्रोसीजर नहीं करनी है, कोई ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग प्लेन एब्डोमेन CT स्कैन करते हैं या फिर इसमें कॉन्ट्रास्ट भी यूज करते हैं, अगर पेशेंट का क्रिएटिन नॉर्मल होगा तो हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग विद कॉन्ट्रास्ट CT करते हैं तो हम लोगों को पूरी कंडीशन यहाँ पे डायग्नोसिस हो सकती है। इसीलिए एब्डोमिनल CT स्कैन ये एक अच्छा टूल है या फिर अच्छा डायग्नोस्टिक टूल हम लोग इसको यूज कर सकते हैं हमारे ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इसमें दूसरा एक चीज है एंटीकॉड फैक्टर एंटीबॉडी। ये एक्चुअली क्रॉन्स डिसीज को डिफ्रेंशिएट करने में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कोलोनोस्कोपी भी हम लोग यूज करते हैं। तो जो एंटीकॉड फैक्टर एंटीबॉडी है, अगर ये बढ़ के आते हैं, ठीक है, इसका अगर परसेंटेज बढ़ के आता है तो हम लोग इसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं ये ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअली ये IgG एंटीबॉडी है। ठीक है, IgG एंटीबॉडी है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यहाँ पर हम लोगों को फॉर्म होती हुई दिखती है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा है तो इसका मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस है, और उससे हम लोग क्रोनिक जो क्रॉन्स डिसीज है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बायोकेमिकल ऐसे में हमने देखा कि प्रोटीन्स हम लोगों को जांचने हैं। उसके बाद में ADA, जिसको कि हम लोग एडिनोसिन डायमाइन एक्टिविटी कहते हैं, इसको भी हम लोगों को देखना है। इंटरल्यूकिन्स हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका जो कॉस्ट होता है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इंटरल्यूकिन्स को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स बताएगा, तो इंटरल्यूकिन एक्चुअली में ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। ADA भी अगर हम लोग करते तो हम लोग को यहाँ पर डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हुआ जो कि हम लोगों को यूज करना है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट का प्लान। सॉरी, अगर ट्रीटमेंट देखेंगे तो ट्रीटमेंट में हम लोगों को क्या करना है, एक तो पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करना। अब ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, इसको हम लोग AKTB कहते हैं। ठीक है, एंटीकॉक्स थेरेपी क्या कहते हैं हम लोग इसको, एंटीकॉक्स थेरेपी। एंटीकॉक्स थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट, एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, एंटीकॉक्स थेरेपी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दो तरह से ट्रीटमेंट करना है। एक तो हमारे प्राइमरी या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं जो कि हम लोगों को यूज करने की है, जिसमें हमारा आता है रिफैम्पिसिन, पायरोजिनामाइड, इथैम्ब्यूटन और आइसोमेरिन। ठीक है, ये 4 ड्रग जो है हम लोगों को एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज करने हैं, जबकि पेशेंट में बाकी के भी सर्जरीज या फिर और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना तो पड़ेगा, लेकिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग या फिर एंटीकॉक्स ड्रग हम लोगों को प्राइमरीली यूज करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों को क्या करना है, मान लो किसी ड्रग का रेजिस्टेंस हुआ है तो हम लोगों को सेकेंड लाइन ड्रग की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सेकेंड लाइन ड्रग में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, जैसे कि हमारा अमिकासिन है। ठीक है, अमिकासिन है, उसके बाद में हमारा नेट्लिमाइसिन है। ठीक है, नेट्लिमाइसिन है, गैटिफ्लॉक्सासिन है। ठीक है,
गैटिफ्लॉक्सासिन, जो कि हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड में आता है ये। ठीक है, सॉरी अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं, फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन में आता है, सॉरी। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन में हमारा मॉक्सिफ है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। ठीक है, गैटिफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, लियोफ्लॉक्स, ये जो ड्रग है एज ए सेकेंड लाइन ड्रग हम लोगों को यूज करना है। जब हम लोग WHO की बात करते हैं तो WHO में इसका रिकमेंडेशन जो है कि 6 से 9 महीने तक का इसका कोर्स है। लेकिन अगर हम लोग पेशेंट देखते हैं एक्चुअली में, तो पेशेंट में कभी कभी 1 ईयर ट्रीटमेंट भी लग सकती है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसीलिए एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोगों को 1 ईयर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जबकि WHO ने एक्चुअली 6 to 9 मंथ दिया है। ठीक है, बात करते हैं इसके सर्जरी से। अब ये तो हुई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो कि हम लोगों को फॉलो करनी ही करनी है। लेकिन कोई पेशेंट ऐसे हैं जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आ रहे हैं, परफोरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ऑपरेटिव का डिसीजन लेना पड़ता है। अगर कोई मांस बना है, ठीक है, तो मांस को भी निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली में इंडिकेशन क्या होंगे सर्जरी के लिए? पहला इंडिकेशन होगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पेशेंट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप हुई है तो हम लोगों को सर्जरी करनी पड़ेगी। दूसरा होता है सीवियर हेमरेज। अगर पेशेंट में हेमरेज हुआ है, ठीक है, तो हीमोपेरिटोनियम की कंडीशन डेवलप हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर भी सर्जरी इंडिकेटेड है। तीसरा इंडिकेशन है एक्यूट एब्डोमिनल प्रेजेंटेशन लाइक अ परफोरेशन। ठीक है, जो हमने अभी तक एक कंडीशन देखी थी कि जो कि क्रोनिक पेरिटोनियल की कंडीशन थी, उसमें परफोरेशन हो सकता है, जो कि एक्यूट कंडीशन में आ सकता है। तो एक्यूट कंडीशन में हम लोगों को पेशेंट में लैप्रोटॉमी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर परफोरेशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस फॉर्मेशन और फिस्टुला फॉर्मेशन। फीकल फिस्टुला हुआ है या फिर इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस फॉर्मेशन हुआ है, जिसको कि हम लोग कोल्ड एब्सेस कहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को प्रिफर करना है सर्जरी। ठीक है, ये हमारा चौथा इंडिकेशन हुआ। अब पांचवा इंडिकेशन क्या है? अनसर्टन डायग्नोसिस। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग सर्जरी की बात करते हैं तो एक्चुअली अभी जो लैप्रोस्कोपी का ट्रेंड है, तो लैप्रोस्कोपी से हम लोग जो अनसर्टन डायग्नोसिस है, ऐसी कंडीशन में डायग्नोस्टिक लैब करके उसी को हम लोग ओपन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा। तो इसलिए अनसर्टन डायग्नोसिस में पहले हम लोग डायग्नोस्टिक टूल यूज करेंगे, उसके बाद में जब भी डायग्नोसिस होगा तो हम लोग सर्जरी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंडिकेशन है सर्जरी के। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सर्जरी में हम लोगों को क्या क्या प्रीफर कर सकते हैं हम लोग सर्जरी में। जब पहले सर्जरी हम लोग देखेंगे आइलियोसेकल जंक्शन। ठीक है, मान लो ये हमारा आइलियोसेकल जंक्शन है। जब आइलियोसेकल में ट्यूबरकुलोसिस होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये सिकम का पार्ट है और ये जो आइलियम का पार्ट है, यहाँ से इसको हम लोगों को रिसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ठीक है, इसमें इसको शॉर्ट में RA भी कहते हैं, रिसेक्शन एनास्टोमोसिस। और इसमें हम लोग जनरली लिमिटेड रिसेक्शन एनास्टोमोसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रिसेक्शन एनास्टोमोसिस में हम लोगों को लिमिटेड सिकल रिसेक्शन विद एनास्टोमोसिस ऐसा प्रीफर करना है। उसमें हम लोग 5 सेंटीमीटर की बॉयल बॉर्डर छोड़ते हैं, ताकि हम लोगों को जो ब्लड फ्लो है या फिर जो मास है वो कंप्लीट निकल जाए। उसके साथ साथ इसका जो फोकस होगा वो भी कंप्लीटली यहाँ से निकल जाए। इसीलिए हम लोगों को रिसेक्शन एनास्टोमोसिस से गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाती है हमारी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में। दूसरी चीज, हम लोग जब ऐसे पेशेंट देखते हैं जिसमें स्ट्रिक्चर हुआ है, ठीक है, तो जब स्ट्रिक्चर हुआ है, कोई सिंगल स्ट्रिक्चर है, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिक्चर भी हम लोगों को देखने मिल सकते हैं। अगर स्ट्रिक्चर हुआ है तो इसमें हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? स्ट्रिक्चरोप्लास्टी। ठीक है, क्या प्रेफर करेंगे हम लोग? स्ट्रिक्चरोप्लास्टी। अगर पेशेंट में स्ट्रिक्चरोप्लास्टी से रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर लास्ट में हम लोगों को उसका रिसेक्शन एनास्टोमोसिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्राइमरीली हम लोग स्ट्रिक्चरोप्लास्टी करके देख सकते हैं। अगर इससे रिलीफ होता है तो पेशेंट में जनरली बाकी का मैनेजमेंट हम लोगों को कंजर्वेटिव रहेगा, जो कि हम लोगों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे
सर्जरी के इंडिकेशन और इसके सर्जिकल प्रोसीजर। अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो एक्चुअली में इतनी बार हमने डिस्कस किया है कि एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एडिजन्स होंगे, ठीक है, एडिजन्स होंगे। उसके बाद में यहाँ पर और क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, परफोरेशन हो सकता है। अगर हम लोग पेशेंट में ट्रीट जल्दी नहीं करेंगे, पेशेंट का वेट लॉस कंटिन्यू रहेगा, वेट लॉस होते रहेगा, ठीक है। और पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है ये जल्दी होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पेशेंट का यहाँ पर इम्यूनिटी डाउन होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, एडिजन्स होंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद में वेट लॉस होगा पेशेंट का, सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये कुछ हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा आइलियोसिकल का डिस्कशन। अब हम लोग आगे चल के आइलियम का देखेंगे, स्पेशली जिसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलेंगे, और उसके बाद में हम लोग परफोरेशन के जो पेरिटोनियम के जो हमने 2 टाइप देखे, एक्यूट और क्रोनिक, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।